जो टेस्ट में मैंने सवाल पूछा था बच्चों, ये सवाल एक था जो अच्छा सा सवाल था। ये रॉड का नाम दे दिया ए बी, मास इज 1.4 m। और अगर कोई बच्चा बिना कुछ सोचे समझे अगर इसमें आंसर करेगा तो सोचेगा कि इसका मास 1.4 m है तो ये नीचे जाएगा, और ये कम मास है तो ये ऊपर जाएगा। ऐसा सोच सकता है जिसने न्यूटन्स लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्या नहीं, तुमने यही सोचा? तो इस सवाल में एक चीज तो ये था कि ये बॉल ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा है कि बी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तुम ऐसे सोच सकते हो अगर इसका मास m है बच्चों तो यहाँ पे टेंशन लेट्स की अगर नहीं मूव करता है तो टेंशन होगा mg, यहाँ पे टेंशन mg तो ये हो जाएगा 2mg। अगर ये मास 2m होता देन सिस्टम वुड रिमेन एट रेस्ट, लेकिन ये 2m से कम है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। अगर ये 2m से ज्यादा होता देन इट विल गो डाउन। ये 1.4 में बहुत अच्छे से डेटा सेट किया है। ये L का भी वैल्यू बहुत अच्छा से लिखा है 30 सेंटीमीटर। एंड मान लेते हैं सपोज दिस रॉड गोज अप विथ एक्सेलेरेशन a। if rod goes up with acceleration a then the pulley, ये स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगाओगे, the pulley will also go down with acceleration a। अगर पुली a नीचे जा रहा है, आई डोंट नो कि कंस्ट्रेंट रिलेशन सर ने कैसे पढ़ाया, ये पॉइंट फिक्स्ड है, इधर का स्ट्रिंग दोनों तरफ से फ्री हो रहा है, सो इसका एक्सेलेरेशन 2a होगा। क्या यहां तक क्लियर? नयन पटेल? हाँ सर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब बस इक्वेशंस लिख लो। क्या इक्वेशंस लिखोगे इसका? अब ये टफ नहीं है, अब तो आसान हो गया, यही चीज था। तो इसका इक्वेशंस लिखोगे, यहाँ पे टेंशन लेट्स टी है तो कैपिटल एम जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 2a। यहाँ टी ये पुली मासलेस है, दैट्स वाई इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 2t। इसका इक्वेशंस क्या लिखेंगे, 2t minus 1.4 mg that is equal to m into a। this is the two equation, you will get a from here और बाकी सॉल्व हो जाएगा। चलो इसमें क्या अब समझ में आ गई चीजें ये? यस किसी को डाउट इसमें? दिस इज अ न्यू टॉपिक। एक्चुअली इसमें ना काइनेमेटिक्स भी है और डायनामिक्स भी है। तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशंस भी पढ़ा देते हैं और फिर डायनामिक्स पार्ट बाद में पढ़ाएंगे। तो मैंने काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ाया है, तो इस सर्कुलर मोशंस का मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स पार्ट में पढ़ाऊंगा और इसका डायनामिक्स पार्ट में पढ़ाऊंगा, दोनों यही पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशंस का काइनेमेटिक्स पार्ट कुछ जगह पे रोटेशन मोशन में भी पढ़ाते हैं। तो एचसी वर्मा में बहुत सारे सवाल रोटेशनल मोशंस के चैप्टर में होगा, वो भी तुम सॉल्व कर पाओगे अगर हम यहाँ पे पढ़ाएं तो। ठीक है ना? तो ये किसी से अगर मैं पूछें ये 1 डायमेंशनल मोशन होगा या 2 डायमेंशनल मोशन, अमोघ इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? वन डायमेंशन में सर्किल कैसे करेगा? 1 डायमेंशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल सा है। 2 डायमेंशनल मोशन है। यस, प्राप्ति, शिवम, ईशान ने बताया 2 डायमेंशनल। हाँ
बोलो शाइमा। सर डायनामिक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखो काइनेमेटिक्स मैंने समझाया था जब ये स्टार्ट किया था ना, रेस्ट एंड मोशंस। जब काइनेमेटिक्स से मतलब वी विल डिस्क्राइब मोशंस। मोशंस अगर एक्सेलेरेशन इतना है तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा, है ना, किसी टाइम पे कहां पे होगा, ऐसा एक्सेलेरेशन है। तो डायनामिक्स पार्ट में कि व्हाई दिस टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन द पार्टिकल हैज, कौन सा फोर्स लगा रहा है, फोर्स यहां लग रहा है तो कितना होगा, कैसा मोशन होगा, है ना। लुक फॉर द रीजन ऑफ द मोशंस, क्यों एक्सलेट कर रहा है, व्हाई द एक्सलेशन, क्यों ऐसा एक्सलेशन है, इस डायरेक्शन में क्यों एक्सलेशन है, जो कि हम न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑन बॉडी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये डायनामिक्स? हाँ सर। काइनेमेटिक्स में हम नहीं पूछते हैं, काइनेमेटिक्स में सवाल दिया, हमने कह दिया कि सवाल में कि इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तुमने नहीं पूछा कि सर 2 मीटर कैसे आया, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे लगा, क्यों आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन्स लॉ जब पढ़े तो हमने देखा कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, क्यों इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, कितना होगा, कौन उसको एक्सलेट करा रहा है, दैट इज डायनामिक्स। ठीक है। सो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे थे, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहे थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे थे, और किसी पॉइंट को हम इसका कोऑर्डिनेट बताते थे कि इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट वाई। एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा पाई, है ना। तो उसमें भी क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक रेफरेंस लाइन ले, यहां भी एक ओरिजिन रहेगा, और यहां से ओरिजिन से इस रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे और कितना डिस्टेंस पे है। तो यहां से इतने एंगल पे पोजीशन है थीटा और इतने डिस्टेंस आर, तो अगर आर और थीटा दोनों दे दिया तो हम उसके बारे में बता देंगे कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है। तो यहां भी दो वेरिएबल है 2 डायमेंशन में, आर एंड थीटा। आर भी चेंज हो सकता है और थीटा भी चेंज हो सकता है। अगर हम कहें कि सिर्फ आर चेंज हो रहा है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि द मोशन विल बी वन डायमेंशनल मोशन। सिर्फ आर चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा, तो उस केस में हम कहेंगे आर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, तो कहेंगे इसका मोशन जो है वो सर्कुलर पार्ट पे हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। एम आई करेक्ट? सर्कल बनेगा ना, थीटा चेंज करो आर चेंज नहीं करो, सर्कुलर मोशन होगा। और आर और थीटा दोनों चेंज होगा तो रैंडम कर्व होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन हम कर रहे हैं, दैट मींस अभी इस चैप्टर में हम आर को कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ थीटा चेंज कराएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर मान लो अभी मैं किसी टाइम पे इसका बोलूं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका पोजीशन r कॉमा थीटा है, लेकिन अगर इसी को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो तुम यहां से ये भी बता सकते हो कि सर अगर हम एक्स वाई एक्सिस में देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin। ठीक है ना, क्लियर? यस सर। अब चूंकि मैं कह रहा हूं कि इसका सर्कुलर पाथ पे मोशन है तो इसका वेलोसिटी v है इधर,
जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिस्कस करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं आर कैप, और थीटा इस आर के परपेंडिकुलर जो होता है यूनिट वेक्टर उसको हम कह सकते हैं थीटा कैप, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। या कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन ई आर, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस ई थीटा कैप। ऐसे यूनिट वेक्टर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा HC वर्मा में और मिल जाएगा, ठीक है। और पोलर से कैसे हमने कन्वर्ट किया कार्टेशियन में ये भी देख लिया। तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लिख लो। अगर मान लो इसका वेलोसिटी v है अभी बच्चों, अगर मैं पूछूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x y डायरेक्शंस में इसका वेलोसिटी को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो ये थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। सो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग x y डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाएं तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, इस केस में अभी v साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस, सही लिखा हो, थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा v cos थीटा j। अब अगर कोई पूछा जाए कि एक पार्टिकल ना सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, क्या पार्टिकल में एक्सेलरेशन है? यस सर है। यस। क्यों? बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन अगर है तो कितना एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसमें, सर हाँ बोलो। सर वो y इज इक्वल टू आर साइन, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और गलती से y लिखा जाता है ना। सो अगर मान लो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसको हम थीटा के टर्म में देख रहे हैं, है ना, एक रेफरेंस लाइन ले लिया और उससे किसी एंगल थीटा पे, तो एंगुलर पोजीशन हम लोग कहेंगे थीटा, ठीक है। अगर ये यहां से इधर जा रहा है, चेंज हो रहा है यहां से इधर, तो उसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। उस टर्म को हम क्या डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल फॉर्मेट में, तो लिखेंगे डी थीटा बाई डी थी। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। इसका कुछ नाम दिया गया है क्या, किसी को पता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये भी रेट ऑफ चेंज है टाइम के साथ में, लेकिन पोजीशन के जगह पे एंगुलर पोजीशंस का रेट ऑफ चेंज है, इसलिए इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा से डिनोट करेंगे। लेकिन कहोगे सर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, क्या एंगुलर पोजीशन वेक्टर है या स्केलर है? अगर वेक्टर है तो कैसे है, ठीक है ना।
सो दिस इज एंगुलर पोजीशन, एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन क्या, किधर है इसका डायरेक्शन, तब समझाता हूँ। ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे वेक्टर्स को बोलते हैं बच्चों एक्सियल वेक्टर। मतलब इसका एक डायरेक्शन डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया वो सुन रहा हूं। देखो ये रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन से ना इसको राइट हैंड को कर्ल करो, किधर, थीटा इस तरफ गया है, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द एंगुलर पोजीशन का डायरेक्शन। तो थीटा ऑल्दो इधर से इधर है, बट डायरेक्शन इज अलोंग दिस एक्सिस के अलोंग, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। थोड़ा सा शुरुआत में विजुलाइज करने में मुश्किल होगा। अगर पार्टिकल यहां से यहां चला गया है, ऐसे गया है, तो इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है इस सेंस में, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज दिस, एंगुलर वेलोसिटी इज दिस। अगर पार्टिकल यहां पे बट इधर मूव कर रहा है, ऐसे आ रहा है इस सेंस में, देन वी विल टेक डायरेक्शन इनटू द प्लेन। समझ में आ रहा है? सो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अलोंग द एक्सिस। कैसे दिखाएंगे, ऐसे। सिमिलरली एक और टर्म आएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो लिखेंगे q ओमेगा बाय dt एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर। 8 और 10 मिनिट गेले कुठं कुठं आम्ही लॉगिंग करून घे 8 10 गेले दिस वी आम्ही लॉगिंग करून घेतो। तो हम तीन टर्म से पहचान कर लिए अभी, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन। और लगा होगा तुम्हें कि ये तो मिलता जुलता ही है, जैसा हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था क्या, पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट, मान लो वन डायमेंशन मोशन है तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे पोजीशन, फिर क्या करते थे dx बाय dt वेलोसिटी होता था, और dv बाय dt को क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो इसी में यहां पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ थीटा है, लीनियर वेलोसिटी के जगह पे एंगुलर वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन के जगह पे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं लग रहा है क्या? हाँ सर। Exactly. यस सर। तो क्या हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करें क्या? बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख लो सर एक बात जितना पूछनी थी। जितना मैंने लिखा उसको लिख लो। बच्चों हमने कहा कि इसमें हम काइनेमेटिक्स पार्ट पढ़ेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम खुद से ये कर सकते हो, सिर्फ हिंट चाहिए। अगर मैं पूछूं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है, तो किसी टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा, थीटा इज इक्वल टू तो ओमेगा इंटू टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है मतलब अल्फा 0 है। तुम कहोगे नहीं सर अल्फा कुछ है, लेकिन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट अल्फा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा छोटा लिख दिया क्या? अगर कांस्टेंट अल्फा है तो उस केस में हम क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तुम खुद से बता सकते हो। एक फॉर्मूला आता था वहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस at, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे होगा किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। दूसरा इक्वेशन वहां पे होता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे कहोगे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, दैट इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन होगा, यहां पे होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. So here you will write omega square minus omega naught square that is equal to 2. बाकी तुम कंप्लीट करो। हमने कहा कि अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है? यस, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी भी क्यों चेंज हो रहा था? बिकॉज उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया सार्थक? हमने कहा कि अगर ऐसे जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, तो ऐसे ही सेंस में तो जा रहा है, हर पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा। समझा सर। तो यहाँ पे तुमने कंप्लीट कर लिया होगा सारे बच्चे 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशंस किसके लिए लिखा? कांस्टेंट अल्फा। लेकिन अल्फा अगर कांस्टेंट नहीं है, अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो बेसिक से जाएंगे जैसे वहां पे जाते थे। तो अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो सिंपली क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन। ये पहला जो हमने प्रूफ किया, आगे प्रूफ करने के लिए तुम्हें कह दें तो तुम कहोगे सर अल्फा कांस्टेंट इसलिए बाहर, और इंटीग्रेट कर लोगे ये आ जाएगा। बट अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज द बेसिक, इससे जाएंगे। तो मैंने काइनेमेटिक्स 2-3 मिनट में 5 मिनट में बता दिया और तुम लोग सब लोग कैपेबल हो कि इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। सवाल खुद से करोगे, डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। एक आध दो सवाल तब भी मैं ले लेता हूं, चलेगा? यस सर। चलो लिखो, एक सवाल लिखो। यस सर, नो प्रॉब्लम। लिखो, एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यूनिट पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगा। सो थीटा का डेफिनेशन हमने शुरुआत में ही पढ़ाया था। थीटा इज इक्वल टू कैसे बताया था? L बाई R। तो इसको अगर हम लोग बात करें, थीटा डायमेंशंस की बात करें तो ये लेंथ का डायमेंशन, ये भी लेंथ का डायमेंशन, तो ये हो जाएगा बच्चों डायमेंशनलेस। कुछ बच्चों को अभी पता नहीं होगा सर डायमेंशन होता क्या है। ऐसे ही समझते समझते समझ जाओगे, मैंने फॉर्मली पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा उसको। लेकिन यूनिट इसका होगा बिकॉज थीटा हम कह रहे हैं कि ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, बताते हैं मतलब इसका एक यूनिट होगा। और यूनिट हमने बताया था, क्या बताया था? ऐसा यूनिट रेडियन। यूनिट रेडियन बट डायमेंशनलेस। तो अगर कभी बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे कॉलेज में पूछेगा क्या ऐसा कोई टर्म फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो नहीं है बट यूनिट है, डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, तो दिस हैज यूनिट। अब कहोगे सर व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? बहुत ही सिंपल, डी थीटा बाई डी टी। सो यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन स्क्वायर। रेडियन और नीचे में सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड है ना। और अगर डायमेंशन पूछा जाए तो थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और नीचे टी है, टी का डायमेंशन ऐसे लिखते हैं टी टी माइनस, है ना। डायमेंशन जाएगा टी माइनस 1। कुछ बच्चे खुद से पढ़े होंगे, मैं नहीं बता रहा हूं। जो बच्चे नहीं पढ़े डोंट वरी, इसमें मास नहीं है तो m का पावर 0, लेंथ नहीं है तो l का पावर 0, t का पावर -1। दिस इज डायमेंशन। अभी जो कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ते होंगे उसमें ये पढ़ाया गया होगा।
कॉलेज में ऐसा पूछा जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, तो ये लिखो या ये लिखो, ऐसे लिखो। पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कहोगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, टाइम, तो इसका भी डायमेंशन यही हो जाता है। तो ये कॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन किससे मैच कर रहा है, किसके डायमेंशन के बराबर, तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी और इसका डायमेंशन सेम होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। लेकिन फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट सेम है क्या? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड, हर्ट्ज बोलते हैं उसको, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो frequency and angular velocity have different unit but same dimension. मुझे लगता है मैंने बता दिया काम भर। लिखो एक सवाल। A particle is moving on a circular path. Particle is moving on a circular path with constant angular acceleration (0.2 radian per second square. देखना कितना आसान सा है ये। Constant angular acceleration 0.2 radian per second square. If initial angular velocity is 0, then find पहला angular velocity at t is equal to 2 second. दूसरा angle rotated by the particle in first 3 सेकेंड, मतलब t इक्वल 0 से 3 सेकेंड में। थर्ड सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी when it complete one revolution. When it complete one revolution. चौथा सवाल, time taken to complete first revolution. पांचवा, find ratio of time taken to complete first and second revolution. ये 5 सवाल है, 5 सवाल में 5 बनना चाहिए। चलो ये तो बहुत ही आसान से सवाल है। एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा कितना दिया है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
पहला सवाल फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सारे बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे। 0.2 इंटू 2 0.4 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा पूछा है एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो 0 है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। This is equal to 1/2 0.2 into 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 0.9 रेडियन। तीसरा सवाल कौन सा फॉर्मूला लगाए बच्चों? किससे मैं पूछूं? चेतना, तीसरा सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? थर्ड वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट तो 0 है, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। अल्फा इज गिवन, व्हाट इज थीटा? 1 रिवॉल्यूशन, मतलब ऐसे चला इतना हुआ। व्हाट इज द एंगल रोटेटेड? 2 पाई। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.2 इंटू 2 पाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें तकलीफ हो रही होगी। निशांत ठाकुर, समझ में आ रहा है सारी चीजें? यस सर। चौथा सवाल टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन, मतलब 2 पाई दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। पांचवा सवाल फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट सेकेंड रिवॉल्यूशन, फर्स्ट रिवॉल्यूशन टू सेकेंड रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए तो आ जाएगा टाइम t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई अल्फा का रूट। लेकिन T2 का है सेकेंड रिवॉल्यूशन का टाइम। तो सेकेंड रिवॉल्यूशन का टाइम कैसे लिखेंगे? तो 2 रिवॉल्यूशन का टाइम माइनस 1 रिवॉल्यूशन का टाइम। 2 रिवॉल्यूशन तो यहाँ पे 4 पाई, 4 इंटू 2 8 पाई बाई अल्फा का रूट माइनस 4 पाई बाई अल्फा का रूट। This will be the time taken to complete second revolution. Am I correct? ये टाइम लगा T1, फिर ये टाइम लगा T2। तो आई थिंक 5 सवाल हो गए। सर हाँ लिखो। सर जब वो सेकंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा तब तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी होगा ना? हाँ, तो मैंने क्या किया, सेकंड रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट किया तो हम टाइम वैसे नहीं निकाला, हमने निकाला 2 रिवॉल्यूशंस का टाइम माइनस 1 रिवॉल्यूशंस का टाइम। तो थोड़ा आसान पड़ गया। समझे कि नहीं? जैसे तुम्हें याद होगा कभी मैंने ऐसे सवाल करवाए थे काइनेमेटिक्स में कि यहाँ पे एक विंडो है W विड्थ का, कहा था एक पार्टिकल को क्रॉस करने में विंडो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि सपोज ये डिस्टेंस है h, तो यहां से आने का टाइम और यहां से आने का टाइम निकाल लिया।
तो दिस टाइम माइनस दिस टाइम लग कर दिया, तो ये टाइम यहां से आने का टाइम निकल गया। और वो ज्यादा आसान इसलिए हो गया था बिकॉज अगर यहां से आगे लिखे पहले यहां पे वेलोसिटी निकालो फिर ये लिखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. लिखो, if fan is rotating with angular velocity five r sorry 100 rpm, अब कहोगे सर ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का तो आपने यूनिट बताया था रेडियन पर सेकेंड, ये आरपीएम क्या लिख दिए? कोई गेस कर सकता है आरपीएम क्या होता है? रेडियन पर मिनट। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सब लोग, तुम लोग स्पेसिफिकेशन देखते रहते हो, कार का क्या है, बाइक का क्या स्पेसिफिकेशन है। चलो एनीवे, तो सबको समझ में आ गया रोटेशन पर मिनट, तो ये एसआई यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम लोग इसको कन्वर्ट करो, एसआई यूनिट में क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड में कितना वैल्यू आएगा, इतना। इट इज स्विच्ड ऑफ at t is equal to 0 स्विच ऑफ कर दिया, फिर तुम देखोगे कि सडनली फैन नहीं रुकता है, तब भी रिवॉल्व रोटेशन चलते रहता है, बट धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, एंड इट स्टॉप इन स्टॉप it stop after completing 20 revolution. Find, assume constant angular retardation find its value. दूसरा find time when it will stop. बताओ, ये पहला सवाल अगर पूछ रहा है कि रिटार्डेशन का वैल्यू निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन 100 आरपीएम, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकेंड में, बिकॉज आंसर्स मान लो दिया रहेगा रेडियन अल्फा का वैल्यू एसआई यूनिट में। तो 100 रोटेशंस का मतलब कितना एंगल बच्चों? 2 पाई, सारे बच्चे देखना, 2 पाई पर मिनट, मतलब मिनट नीचे है, तो 2 पाई डिवाइड बाई मिनट को सेकंड में करना है, कितना होता है? 60 सेकंड। ये हो गया रेडियन। तो कितना आ जाएगा ये? 10 पाई बाई 3 रेडियन
पर सेकेंड। आई थिंक सही लिखा है क्या? 10 पाई Yes, बाय sir. 3 रेडियन पर सेकेंड। Yes, sir. गुड। कहा 20 रिवॉल्यूशंस में स्टॉप किया, तो हम लोग लिखेंगे v ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा इज फाइनली 0, ओमेगा नॉट इज 10 पाई बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड थीटा 20 रिवॉल्यूशन, सो 20 इंटू 2 पाई, कितना एंगल रोटेट किया है? So alpha comes out as minus 100 pi square by 9 into कितना हो जाएगा? 2 into 20 into 2 pi। एक पाई चला गया, 5 pi by 45. 5 pi by कितना आ जाएगा? 36. 36 36 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? एंड यू कैन फाइंड 0.439 approx. हाँ, तो ऐसे काइनेमेटिक्स वाले पार्ट मुझे नहीं लगता है तुम्हें दिक्कत होगी, तुम खुद से कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूं तुम लोगों पे, मैं सिर्फ अब सवाल डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। बच्चों अगर मान लो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सपोज, या छोड़ो कांस्टेंट स्पीड छोड़ दो, किसी इंस्टेंट पे ही बात करता हूं। ये छोटा सा एंगल डी थीटा चला है और ये स्पीड v है, तो ये बताओ आर्क लेंथ कितना होता है dt टाइम में? छोटा सा टाइम में ले रहा हूं। DL. आर्क लेंथ ये जो चलेगा कितना चलेगा? v dt चलेगा, बहुत छोटा सा टाइम v dt चला ये, और आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ये क्या बताता है? एंगल। तो क्या ये सही लिखा है क्या? Yes, sir. सो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें बच्चों, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया v बाई आर, दैट मीन्स ये ओमेगा हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, या ऐसे लिखें v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे ये आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल टू होता है l बाई आर, सो डी थीटा बाई डी टी, आर कांस्टेंट है 1 बाई आर इंटू डी एल बाई डी टी, ये लेंथ जो चल रहा है वो स्पीड हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे वेलोसिटी करने की जगह पे हम लीनियर स्पीड कर सकते हैं, बिकॉज इसका डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड। लेकिन कहोगे सर अगर मान लो मैं कहूं कि स्पीड v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर ऐसे है,
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको लीनियर वेलोसिटी के ही टर्म में बताओ। तो हाउ दिस टू आर रिलेटेड, v ओमेगा में लीनियर वेलोसिटी, सॉरी वेक्टर फॉर्म में कैसे इक्वेशन होगा? ये हो गया स्केलर फॉर्म का इक्वेशन। तो मैं बताता हूं, यहां पे ये रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में कितना एंगल है? 90 डिग्री। यहां से अगर कहें Yes, रेडियस sir. वेक्टर और वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, रेडियस हो गया रेडियली, दोनों 90 डिग्री पे है। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये लिखूं या v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा लिखूं? कैसे लिखूं? विच इक्वेशंस वुड बी करेक्ट? हमने डायरेक्शंस ऑलरेडी बताया है ओमेगा का। हमने डेफिनेशंस बता दिया कि ओमेगा R cross omega. R cross omega. डायरेक्शन विल बी दिस। R cross omega. चलो r क्रॉस ओमेगा लेते हैं। देखो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो अभी ओमेगा किधर है? इधर, r इधर है, तो r क्रॉस ओमेगा करेंगे तो किधर हो जाएगा? v इधर, बट है किधर? इस तरह, मतलब ये गलत है। ओमेगा क्रॉस r इधर है, इधर आ जाएगा। सो दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। तो अगर स्पीड लिखेंगे तो ये लिखेंगे, अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। क्लियर? Yes, sir. अगर मैं पूछूं कि सपोज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल सर्कुलर पाथ r पे, व्हाट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तुम कहोगे सर कांस्टेंट स्पीड है। कुछ बता रहा था ईशान कि ये अगर चलेगा v कांस्टेंट से, ये चलेगा डिस्टेंस 2 पाई r, ये हमने काइनेमेटिक्स में बताया भी था, 2 पाई r डिवाइड बाई v। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई r डिवाइड बाई v, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई अपॉन v बाई r क्या हो जाता है? ओमेगा भी बताया, या v को लिख दो ओमेगा इंटू r, तो r कैंसिल, ये आ जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट ओमेगा है तो ओमेगा इंटू टी, 1 रिवॉल्यूशंस करना है तो 2 पाई। तो ये फॉर्मूला भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा एक चीज बताना, 1 बाई टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब Frequency. एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन। 1 बाई टी तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, सो f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लूं 2 pi यहाँ से frequency. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी होता है f, सो 2 पाई इंटू f। ये सब आगे के चैप्टर में भी ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। कुछ अलग कुछ नया नहीं बता रहा हूं, तुम्हें पता है ये। अब सुनना, अभी मैं लिख रहा हूं v, ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं धीरे धीरे।
अभी मैं एंगुलर ये वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, स्पीड। v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और इसको अगर लिख लूं dv बाई dt, ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो r तो कांस्टेंट है, तो dv बाई dt इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा आर। r। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मैंने इसको स्पीड बोला है, Acceleration. कुछ नहीं बोला, इसको बोलेंगे Acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। है ना। अगर कोई पूछे कि कांस्टेंट विद स्पीड से मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो अल्फा 0 है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ये 0 है, तो ये रिलेशन तो वैलिड है, तो ये लिख लेना। इसी को बाद में मैं कुछ कहूंगा, इसी को मैं बाद में बताऊंगा, टैंजेंशियल एक्सलेशन। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, नोट डाउन करने के लिए लिख लो AT। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, अपने आप को थोड़ा सा मैं अभी कंफाइन कर लेता हूं कि एक सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म, दैट मींस कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। लेकिन तुम लोगों ने बताया सर अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी इसमें एक्सेलरेशन होगा, देयर विल बी एक्सेलरेशन। हमारा टारगेट ये है अभी कि एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना है। एक्सेलरेशन है लेकिन कितना है। तुम लोगों ने सबने कहा कि सर एक्सेलरेशन क्यों है, बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हमारा अब टारगेट हो गया, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सही है, आर यू रेडी? Yes, sir. चलो तो ये डायग्राम Yes, sir. स्टार्ट करते हैं निकालना। टारगेट समझ में आएगी, करना क्या है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो बच्चों। चूंकि यूनिफॉर्म है तो v1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर का और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है v, लेकिन यहाँ पे मैंने v1 वेक्टर अलग लिखा, v2 वेक्टर अलग लिखा, बिकॉज डायरेक्शन अलग। v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो v है, तो ये हो गया v1 वेक्टर, और v2 वेक्टर देखो, यू कैन चेक हियर, v1 से कितने एंगल पे है। सो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। सो ये v1 और v2 भी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, दिस इज v2 वेक्टर। मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, डेल्टा v, कैन यू राइट? कहोगे डेल्टा v क्या है, ये है v2 फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तुम यहां से देखोगे क्या कह सकते हैं कि यही डेल्टा v है। डेल्टा v है तो ना, v1 प्लस डेल्टा v इज v2,
तो दिस इज डेल्टा वी, एम आई राइट? डायग्राम में देखो तो यही डेल्टा वी है। सही लिखा कि नहीं बच्चों? सही। अच्छा, यहां से देखना, ये थीटा भी मैं आज थोड़ा छोटा ले रहा हूं। अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल देखो और ये एक ट्रायंगल बना है, कंसीडर दीज टू ट्रायंगल। क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्या? यस सर। सिमिलर है। क्यों सिमिलर? Yes. सिमिलर आइडेंटिकल मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं कराओ, सिमिलर कराओ। एक एंगल से और दोनों आइसोसेलेस 90 डिग्री। 90 Yes, डिग्री, sir. ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है मतलब ये और ये इक्वल है, यहां भी ये भी आर, ये भी आर, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब दीज टू ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल सॉरी आइसोसेलेस है और चूंकि ये थीटा थीटा सेम है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? Constant. कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है ना। तो देखते हैं, इस ट्रायंगल में लिखता हूं मैं, देखो बच्चों ये आर्क लेंथ ए बी लिख रहा हूं, मतलब डेल्टा एल आर्क लेंथ, कुछ ये डेल्टा एल है आर्क लेंथ, डिवाइड बाय दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, इसमें देखोगे तो दिस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन दिस अपॉन ये क्या है? वी है, v1 v2 का मैग्नीट्यूड v है, तो ये दोनों इक्वल लिख लिया। सही लिखा? सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई आर इंटू डेल्टा एल। क्या करता हूं, दोनों में ना डेल्टा t से डिवाइड कर देता हूं। दोनों में डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अब देखना ये डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या एक्सेलरेशन। बताएगा? ये एक्सेलेरेशन बताएगा। Yes. और मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहां भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी मतलब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो क्या बताएगा? वेलोसिटी। तो बताना ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन। डेल्टा भी था वेलोसिटी में डायरेक्शन, वेलोसिटी में चेंज, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन। और ये एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? तो ये v बाई आर, ये तो बाहर हो जाएगा, डेल्टा थीटा डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा स्पीड इसका, तो ये एक और v हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। लेकिन आपने कहोगे सर आपने तो अभी मैग्नीट्यूड में लिख दिया, इसका डायरेक्शन बताओ कि किधर है डेल्टा v का, ये एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर है? सारे बच्चे एकदम ध्यान सुनना। अभी देखो इसका एक्सेलेरेशन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर डेल्टा v है, डेल्टा v किधर है? इधर है। अगर मैं थीटा बहुत छोटा ले रहा हूं, बहुत छोटा, तो कैन यू से कि ये थीटा बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट 90। सारे बच्चे सुनना, ये अगर बहुत छोटा है तो ये कितना एंगल होगा? ये 90 नहीं टेंड करेगा। डेल्टा भी इधर है, इधर, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो में ये जो डायरेक्शन होगा वो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर किधर? इधर, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन है
टूवर्ड्स सेंटर। एम आई करेक्ट? डायग्राम से मैं दिखा रहा हूं, जितना थीटा छोटा करोगे ये एंगल छोटा होगा तो ये 90 होगा, मतलब V1 पे 90 डिग्री इस डायरेक्शन में इधर टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया। तो इस एक्सेलेरेशन को बोलते हैं बच्चों टुवर्ड्स सेंटर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Centripetal acceleration. क्यों? बिकॉज दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। और ये जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो किस रीजन से आ रहा है? बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं था इसमें, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सेलेरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इस एक्सेलेरेशन को बोलेंगे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। क्योंकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको रेडियल डायरेक्शन में बोल देते हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन। तो जो भी अभी हमने एक्सेलेरेशन निकाला, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। उसको या तो सी डिनोट करें, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, या रेडियली इनवर्ड है तो ए आर लिखते हैं, कोई भी लिखें। दिस कम्स आउट एज v squared by r and direction will be perpendicular to velocity, है ना, towards center। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी हमने डिराइव कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो। जितना भी चीज पढ़ा उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं और बता रहा हूं फैक्ट, इसको एकदम अच्छे से समझना। हमने देखा था कि मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये अगर मान लो अभी v है और बाद में v थोड़ा ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, ये v और ये है v प्लस डेल्टा v। मतलब डेल्टा v कौन सा है? ये वाला पार्ट है, ये है डेल्टा v। डायरेक्शन किधर है? v के डायरेक्शन में। यह कम हो जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखूं तो डेल्टा v का डायरेक्शन इधर, तो ये जो एक्सेलेरेशन होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में। ये एक्सेलेरेशन की जो बात कर रहा हूं, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसके कारण जो एक्सेलेरेशन है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, या अपोजिट। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो एक्सेलेरेशन है उसका डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, है ना। और अभी हमने देखा अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, magnitude is changing, acceleration will be in the direction of or only direction is changing. So acceleration किधर हो गया? Velocity इधर, तो acceleration will be perpendicular to velocity. Acceleration इधर हो जाएगा। अभी हमने देखा, क्लियर?
अगर मान लो वेलोसिटी इधर है बच्चों, एक्सेलरेशन भी इधर, इसको नोट डाउन करना, एक्सेलरेशन भी इधर, ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज। अगर वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इस एक्सेलरेशन का क्या रोल रहेगा? ओनली डायरेक्शन विल चेंज। और अगर वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन किसी एंगल पे, दिस इज द एक्सेलरेशन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। क्या ये तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गया? अपने नोटबुक में लिख लोगे। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म दैट मींस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा बताओ किधर होगा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, जो अभी देखा, और सिर्फ यही रहेगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा बिकॉज यूनिफॉर्म है। इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन हो जाएगा AC, रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या AR। और बच्चों वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें तो इसको बोलते हैं AT, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन का? वेलोसिटी के डायरेक्शन का, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो T फॉर टेंजेंशियल। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT विल बी 0। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, both will be non-zero. बोथ विल बी नॉन जीरो। क्या AC 0 हो सकता है क्या? नहीं। अगर सर्कुलर पाथ पे है तो AC तो होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो इस केस में इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा। एक एक्सेलरेशन होगा इधर AC और एक एक्सेलरेशन होगा इधर AT। AT को क्या लिखेंगे? AT को लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। AT को क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड को ऐसे लिखेंगे dv/dt। देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। AT इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। AC का वैल्यू कितना आया है? v²/r, इधर रेडियली इनवर्ट। और अगर मैं बात करूं कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये दोनों वेक्टर का समेशन, AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, isn't it? अगर ए नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कहोगे सर ये दोनों ना 90 डिग्री पे है, तो AC² प्लस AT² का रूट लिखते जाओ साथ साथ। नेट A इज इक्वल टू दिस। अच्छा ये नेट एक्सेलरेशन को मतलब क्या लिखूं मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द V। ये मॉड नहीं दे रहा हूं, ये ब्रैकेट दे रहा हूं, या ब्रैकेट में हटा दो। बच्चों ये हो गया dv/dt, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये हो गया
इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। And could you realize the difference? इसको क्या बोलेंगे? कोई लिख सकता है इसको क्या लिखे हम? इस स्टेटमेंट Net को क्या लिखें? acceleration Rate of का change of speed. magnitude. इसको चलो ये मॉड पहले छोड़ दो। व्हाट इज दिस? Magnitude of acceleration. Magnitude of Magnitude of acceleration. net तो मैं लिखता हूं, acceleration. तुम देखना कि हाँ सर सही लिखे हैं क्या। जिसको ये समझ में आ गया मतलब आज का क्लास समझ में आ रहा है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, चूंकि मॉड है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मैं ये सही लिखा क्या? तो ये दोनों का डिफरेंस समझो कि क्या है, दोनों अलग है या नहीं है। दिस इज 80 बच्चों, और ये है नेट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। अगर मैं पूछूं यहां से किसी बच्चे को dv by dt का मैग्नीट्यूड और dv by dt, ये दोनों में यहां पे मैं कौन सा साइन पुट करूं? इक्वल, ग्रेटर, लेसर, क्या पुट करूं? Greater. Greater. दिस विल बी ग्रेटर। ये a जो है 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का रूट है, ये है, और ये है। आ रहा है समझ में? क्या इक्वल हो सकता है किसी केस में? नहीं। एनी केस, कोई भी जनरल केस में ले रहा हूं। यस, इक्वल हो सकता है। Yes. कब इक्वल होगा? when AC is 0. AC is 0. AC कब 0 होगा? जब डायरेक्शन One चेंज, D motion. जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। नहीं होगा. डायरेक्शन चेंज कब नहीं होगा? One D motion. स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन। Rectilinear. बहुत बढ़िया, किसी ने बताया 1D मोशन। मतलब अगर ये और ये इक्वल दिया हुआ है तो तुम कहोगे पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ग्रेटर दिया हुआ, दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब कहेंगे पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव कर। तो यू शुड रियलाइज कि आज तुमने ये सीखा, दिस टू आर डिफरेंट थिंग। और पार्टिकल का अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 है तो कहोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर किसी मोमेंट पे 90 डिग्री है तो कहोगे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, और किसी मोमेंट पे 90 और 0 के बीच का है तो कहेंगे उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। इज इट क्लियर? सर बोलो सार्थक। सर वो greater than वाला कैसे लिखता हूँ? क्या फिर से बोलो? सर वो ग्रेटर देन वाला वो कॉन्सेप्ट लास्ट वाला वो ग्रेटर देन, पहले ये समझा कि ये टर्म ये है। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हुआ? dv by dt, इसका मॉड ये लिखा। और ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कौन सा था? टेंजेंशियल। स्पीड चेंज होने का रेट, स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये वाला टर्म ये है, और ये इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो a का मैग्नीट्यूड, दिस इज ग्रेटर देन 80 ना,
ये स्क्वायर प्लस कुछ दैट इज इक्वल टू ये, हाँ सर। यही तो समझा रहा हूं, दिस इज ग्रेटर देन 80। इक्वल भी हो सकता है, कब इक्वल होगा? जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म 0 का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन 0, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा। तो ये इक्वल साइन अगर हट गया, सॉरी इक्वल साइन आया मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, ग्रेटर है मतलब कर्व मोशन है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? एक चीज और से बता देता हूं, आज तुम लोगों ने ये सीखा, AC जो होता है वो होता है v²/r, और v इक्वल टू ओमेगा r पढ़े हैं बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा r, तो ओमेगा स्क्वायर r भी हो जाएगा, v स्क्वायर एक r चला जाएगा, तो AC इतना भी बोल सकते हैं, v के टर्म में ऐसे, ओमेगा के टर्म में ऐसे। और टेंजेंशियल एक्सेशन बताया था dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये v स्पीड है, और कुछ देर पहले ही बता रहे थे d, v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा r बाय dt, d ओमेगा बाय dt क्या हो जाएगा? अल्फा r। सो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेशन क्या हो जाएगा? अल्फा r। ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, और इस पे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज यहीं पे फिनिश करते हैं।